Indian Democracy, Chapter 12. India has the highest number of voters in the world. Population wise, India is the largest democratic country of the world. This amazing democracy is more than 6 decades old. During this period in India, there has been many political upheavals and ups and downs. The Indian democracy is sustained due to the dedication and insight of its citizens. We shall study in detail the characteristic features of Indian democracy. भारत में दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वोटर्स भारत के अंदर ही हैं, क्योंकि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी है। और लगभग 6 दशकों से, अब तो ऑलमोस्ट 7 दशक हो गए हैं, हम लोग इस डेमोक्रेसी को संभाल के बैठे हैं। लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत ही उतार चढ़ाव हमें इन सालों में देखने को मिले हैं, लेकिन हमारे सिटीजन्स यानी कि आपके और हमारी बदौलत ही ये जो डेमोक्रेसी है ये आज भी अपने उसी रूप में ज़िंदा है। तो इस चैप्टर में हम इसी के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है इलेक्शन। तो इलेक्शन जो कि अभी आ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं इलेक्शन का जोश चल रहा है सब जगह पर। तो इलेक्शन डेमोक्रेसी में क्या हैं, कैसे होते हैं, वो देखते हैं थोड़ा। इन द वर्ल्ड many countries have democracy. In spite of democracy, there exist differences in governance of these countries. In a democracy, a voter casts his vote. The right to vote remains the same in each democratic country. Though the country's governance may vary, the democracy thrives through the voting process of the voters during the election. Our country has a parliamentary system. Parliament is the national institution representing the people. The Parliament of India consists of the President, Vice President, Rajya Sabha, and the Lok Sabha. As mentioned in earlier chapters, Rajya Sabha is the upper house and the Lok Sabha is the lower house. The state has the legislative assembly. Some states have legislative council also. A voter is at the center of forming a Rajya Sabha, Lok Sabha, legislative assembly or legislative council. In our country, all the governing bodies are elected through voting. Thus, democracy is realized by elections. तो वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे देश जो हैं वो डेमोक्रेसी हैं। अब भले ही वो सब डेमोक्रेसी हैं, लेकिन इनका भी जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। डेमोक्रेसी मतलब है तो लोकतंत्र, लेकिन जो गवर्निंग टाइप है वो अलग अलग है। जैसे कि हम भारत में बात करें तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहीं हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है तो वो भी डेमोक्रेसी, लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हम लोग जो नेता चुनते हैं वो जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं और वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर राज्यसभा और लोकसभा, ये सब जो है ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। और हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि पार्लियामेंट में जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। स्टेट के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है कुछ स्टेट्स के अंदर। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स लोअर हाउस एंड काउंसिल मीन्स अपर हाउस। तो इलेक्शन की बात की जाए, उसी के द्वारा ये जो पार्लियामेंट है वो बनती है। पार्लियामेंट जो है, जैसे मैंने बताया था कि 5 साल के बाद तो इनकी पूरी हो जाती है कार्यकाल इनका, तो 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और फिर ये लोग दोबारा चुने जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वोटिंग के द्वारा ही हम दोबारा से सरकार को चुनते हैं। और वोटिंग कौन करता है? हम लोग करते हैं, यानी कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं जिनका नाम वोटर्स लिस्ट के अंदर शामिल है वही लोग वोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेमोक्रेसी एंड वोटर के बारे में। A voter is very important in a democracy. Our country has UAS, that is Universal Adult Suffrage. Person of 18 years of age or above who is enlisted in the voter list can cast vote. A person who has not declared bankruptcy or is not mentally unstable can vote without any discrimination. The Constitution guarantees a right to vote even amidst illiteracy, poverty, and many similar issues. The system of universal adult suffrage is based on the principle of one person, one vote.
It is a duty of every citizen to vote without greed or fear. A voter should be aware and vigilant of his right. The Constitution has provided a right to vote to each of its citizens without the discrimination of caste, creed, religion, education. Voting is an important process in democracy. In our country, there is a universal adult suffrage. Voting is a right as well as a duty of citizens. Every voter should exercise the right to vote. वोटिंग की बात की जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का वो है वोटर, यानी कि आप और मैं। हम लोग वोट डालते हैं ना, तो हम लोग, लेकिन वोटर, अभी आप लोग वोटर्स नहीं हो, क्योंकि जब आप 18 साल के हो जाओगे तो आपको एक वोटिंग कार्ड, इलेक्शन कार्ड एक इशू किया जाएगा। उस इलेक्शन कार्ड को, आपके पेरेंट्स का इलेक्शन कार्ड आपने देखा होगा कैसा होता है, उस इलेक्शन कार्ड को लेके जाना पड़ता है जब हम वोट डालने जाते हैं, और तभी हम वोट डाल पाएंगे। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या उससे ज़्यादा की उम्र का है उसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। इसको कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 9th और 10th में भी आ सकता है, और आगे भी कभी भी आपको पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब होता है कि 18 साल या उससे बड़ी उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसको वोट डालने का अधिकार दिया जाता है उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। और ये जो अधिकार दिया गया वोट डालने का, ये किसी भी तरह के भेदभाव के बिना दिया गया। ना जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना स्टेट देखी जाती है, ना भाषा देखी जाती है, कुछ नहीं। सिर्फ देखा जाता है तो उसकी उम्र देखी जाती है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा की उम्र के हो तो आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, भले फिर आप अमीर हो गरीब हो। तो ये एक सबको कॉमन वे में हमको इक्वलिटी शो करती है, यानी कि हम सबको इक्वल बनाती है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, क्योंकि हम लोग वोट डाल सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। भारत जो है वो डेमोक्रेसी जो है भारत की, ये 1 पर्सन 1 वोट पे चलती है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही वोट डाल सकता है। तो इसी आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक आदमी जो है वो एक ही वोट डालता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम लोगों की ये ड्यूटी भी आती है, ये ड्यूटी भी बनती है कि हम लोग बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के अपना वोट डालें। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको हमें प्रॉपर्ली समझना चाहिए। हमें अपना परिवार, अपनी रिश्तेदारी, अपनी भाई बंदी, ये चीज़ें देखकर वोट नहीं डालना चाहिए। हमें एक प्रॉपर कैंडिडेट को वोट डालना चाहिए। हमें एक पार्टी को वोट नहीं डालना चाहिए, हमें प्रॉपर कैंडिडेट को वोट डालना। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, मोस्टली हम पार्टी देखते हैं। भाई हमारे घर में तो सालों से हम कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं तो हम कांग्रेस को ही डालेंगे, दूसरा बोलेगा भाई हम तो सालों से बीजेपी को डाल रहे हैं तो हम बीजेपी को ही डालेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि डेवलपमेंट के कार्य में थोड़ी रुकावट आती है, क्योंकि हम प्रॉपर कैंडिडेट देखें तो बात चलेगी। अब एक व्यक्ति है जो वो आपका रिश्तेदार है, उसको आप वोट डाल रहे हो और आपको पता है 1 नंबर का चोर है, तो आपने उसको जिता तो दिया, लेकिन डेवलपमेंट होगी नहीं होगी। लेकिन प्रॉपर कैंडिडेट जो है, फिर वो भले किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो, हमें उसी को वोट डालना चाहिए। तो वोटिंग हमारी ड्यूटी भी बताई गई है। देखिए हमारी ड्यूटी भी है, हमारी राइट भी है। राइट मतलब हमारा अधिकार भी है, क्योंकि इससे हमें पावर मिलती है कि हम उन लोगों को हटा सकते हैं जो लोग काम नहीं करते हैं। और ये हमारी ड्यूटी भी बताई गई है, क्योंकि हमें वोट डालने का अधिकार दिया गया है, तो इसको प्रॉपर्ली हम उपयोग करें इसका, ये हमारी ड्यूटी भी है। अगर हम वोट नहीं डालेंगे, जैसे कि बच्चे ने बोला कि सर हमारी ड्यूटी है, ऑब्वियसली हम वोट नहीं डालेंगे तो फिर तो मतलब हम अपना अधिकार छोड़ रहे हैं ना। लेकिन अब गलत जगह पर वोट डालना वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सिस्टम है हमारा वोटिंग सिस्टम, उसमें जो नोटा का एक बटन आता है NOTA, वो बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप जाओ और उस नोटा के बटन को दबा के आ जाओ, तो आपका वोट काउंट होगा, लेकिन किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं, लेकिन उनके विरुद्ध, कि सबके अगेंस्ट में गया बंदा। तो इस तरीके से आप इन एलिजिबल कैंडिडेट्स जो हैं, जो लोग एलिजिबल नहीं हैं, जो प्रॉपर नहीं हैं, उनको आप आउट कर सकते हो। हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इलेक्शन द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन को डेमोक्रेसी की फाउंडेशन कहा गया है। इलेक्शन को क्या कहा गया है? डेमोक्रेसी की फाउंडेशन। यानी कि जिस तरह से हम मकान बनाते हैं तो नीचे फाउंडेशन डालते हैं ना, तो नींव जितनी मजबूत होगी मकान उतना ही मजबूत बनेगा।
तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेसी की फाउंडेशन की तरह से है एक तरह से। तो है क्या, ये देख लेते हैं चलिए। इलेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अ फेस्टिव एनवायरनमेंट इज सीन ड्यूरिंग इलेक्शंस। The people can evaluate their representatives during elections. Any person who has the prerequisite to contest elections can do so. Candidates belonging to the political parties as well as the independent candidates who do not belong to any political party can contest election. In an election, the winning candidate of any party or belonging to a coalition of parties come to power. In a democracy, only with the support of the people one can reach to power. In our democracy, parliament is the apex body and the basic foundational block is the Gram Panchayat. Elections are also held in the institutions of self-government like Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat. Candidates in these institutions of local self-government are chosen through elections. Elections are conducted in municipality, in towns and municipal corporations in cities. Election is the lifeline of a nation's democracy. तो इलेक्शन की बात की गई है, तो इलेक्शन के बारे में सबसे बात पहले ये बताई गई कि जब इलेक्शन होते हैं तो एक फेस्टिवल जैसे त्यौहार में कैसे रौनक होती है, धूम होती है, वैसा माहौल बन जाता है। अभी देखा ना नीचे ढोल बजता हुआ आ रहा था, तो आई वॉज थिंकिंग कि किसी की शादी है भाई, कोई बारात निकल रही है, लेकिन आपने बताया कि वो तो पार्टी वाले हैं, वोट मांगने के लिए आएंगे। तो इस तरीके से एक फेस्टिव जैसा माहौल हो जाता है, एक फेस्टिवल जैसा माहौल हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति जिसने पहले से एक फॉर्म भरकर, जिसको हम हिंदी में नामांकन पत्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कंटेस्टेंट फॉर्म बोलते हैं, वो भर के अगर पहले वो दे देता है, इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर देता है और जो प्रॉपर फॉर्मेलिटी जो कर देता है, तो उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। अब इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी आप लड़ सकते हो। अगर आपको किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है तो आप उस पार्टी की तरफ से लड़ सकते हो। अगर आप अकेले लड़ना चाहो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर, तो भी आप लड़ सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई व्यक्ति को स्पेशल एलिजिबिलिटी चाहिए कि भाई एक आदमी के पास भी 2-5 करोड़ रुपया होना चाहिए, उसका पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है जाके, आप भी लड़ सकते हो, मैं भी लड़ सकता हूँ। तो इस तरीके से जो भी पार्टी, जो भी नेता जीतते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं। तो इस तरीके से जीतते किसकी वजह से, वो हमारी वजह से, हमारे वोट्स की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि हमारी सपोर्ट के बिना डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। तो यानी कि इसको लोकतंत्र कहा जाता है हिंदी में। लोक मतलब होता है पब्लिक, लोग, तंत्र मीन सिस्टम। तो ये लोगों का सिस्टम है, लोगों की सरकार है, हमारी सरकार है। तो हम चुने जा सकते हैं, हम चुन सकते हैं और हमारे लिए भी काम होता है, यहाँ पर हमारे लिए ही काम होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट सबसे ऊंची बॉडी है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर ही नेता लोग बैठते हैं जाके। तो ये जो पार्लियामेंट इसको सबसे ऊंची बॉडी माना जाता है। और सबसे बेस पे, सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन आता है, ग्राम पंचायत। क्योंकि गांव सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी जगह कौन सी होती है हमारे देश के अंदर, हम बोले तो गाँव। तो गाँव के अंदर ग्राम पंचायत होती है, वो सबसे बेस होता है, छोटी सबसे। और सबसे टॉप लेवल पे होती है हमारी पार्लियामेंट। इसके अलावा तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये भी होती हैं। और ऐसे ही शहरों के अंदर, सिटीज़ और टाउन्स के अंदर म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जैसी बॉडीज़ भी होती हैं, जिनको भी इलेक्शन के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे अभी यहाँ पर तालुका पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं, साथ में शायद डिस्ट्रिक्ट पंचायत के भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग चुने जाएंगे वो लोग तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे। तो हम लोग इलेक्शन को अगर लाइफलाइन बोलते हैं किसी नेशन की डेमोक्रेसी की, तो गलत नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई इलेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो इसको लाइफलाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इलेक्शन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, डेमोक्रेसी बनेगी नहीं। अगर इलेक्शन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी बनेगी, चुने ही नहीं जाएंगे लोग। Then election are very important for the political parties as well as the candidates. Election is the barometer of democracy. ये भी याद रखिएगा लाइन, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। Election is the barometer of democracy. Explain. Election provides an opportunity to a voter to evaluate the contesting candidates. Election ushers a new political setup or political waves. Election gives us a picture of a country's social and economic environment. Election decide the future of the country or the government.
Elections are contested by political parties, independent candidates, as well as a coalition of political parties. In parliamentary democracy, the party or coalition of parties having majority of winning candidates forms the government and comes in power. The power is obtained as well as maintained by the support of the people. Election being soul of a democracy, it is essential that it is transparent. अब इलेक्शन जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी कि जितनी भी हमारी पार्टीज़ होती हैं उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि भाई वो जीतेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, उनको आगे मौका मिलेगा देश चलाने का। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स जो चुने जाते हैं लोग, उनके लिए भी इलेक्शन ज़रूरी है। इलेक्शन होगा ही नहीं तो चुने कैसे जाएंगे? तो इलेक्शन को एक बैरोमीटर मतलब जैसे मापते ना, थर्मोमीटर हो गया जैसे बैरोमीटर, तो एक मीटर की तरह हो गया। और हम लोगों को यानी कि वोटर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम सही व्यक्ति को चुनें, मौका मिलता है ना चुनने का। अब एक बार तो चुन दिया तो 5 साल तो निकल गए, अब हम वेट कर रहे थे 5 साल का कि जैसे ही 5 साल होंगे तब हम बदला लेंगे गिन के। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर थोप रहा है बहुत सारे डिसीजंस, तो हम उस सरकार को अगले इलेक्शंस में वोट नहीं करेंगे तो उसका पता कट जाएगा। तो इलेक्शन जो है वो हमें एक न्यू चांस देता है गवर्नमेंट बदलने का, यानी कि बदलाव लाने का एक चांस मिलता है हमको, एक नई उत्साह से भर देता है। जैसे इलेक्शन आता है तो वोटर्स जो हैं, और तो ऐसा होता कुछ नहीं है खास, बट फिर भी वैसे देखने जाएं, अगर हम एक जागरूक सिटीजन की तरह सोचें, तो जैसे बोलते हैं ना क्रिकेट में, सामने वाली टीम आपको धो रही है, आपकी बॉलिंग है, तो जब बैटिंग आती है तो बड़ा मज़ा आता है ना, अब हम बदला लेंगे गिन गिन के, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बैटिंग की बारी आ जाती है जब इलेक्शन आते हैं। अब वो बात हमारे ऊपर है कि हम बैटिंग कैसी करते हैं, कि क्या हम ध्यान से बैटिंग करते हैं कि नहीं, वो हमारे ऊपर है। अगर हम ढंग से सोच के करेंगे तो ऑब्वियसली हम बदला ले सकते हैं और सामने वाली टीम को हरा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। तो पॉलिटिकल सेटअप जो है पूरा, या पॉलिटिकल एक नई वेव, एक नई ऊर्जा आती है हमारे अंदर। इलेक्शन जो है वो ये डिसाइड करता है कि अभी इस देश के अंदर कौन सी सरकार रूल करेगी, फ्यूचर गवर्नमेंट कौन सी आएगी, वो भी हमें पता लगता है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनकी तरफ से कैंडिडेट लड़ते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट भी होते हैं, और कोalition पार्टीज़ भी होती हैं। कोalition मतलब ग्रुप में 3-4 छोटी छोटी पार्टियां मिलके साथ में लड़ेंगी। देखा ना आपने, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर कुछ पार्टियां साथ लड़ती हैं आकर, तो जो पार्टी जीत जाती है, जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, वो पार्टी इलेक्शन के अंदर जीतने के बाद सरकार गठन करती है, सरकार बनाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो सपोर्ट है, किसकी सपोर्ट? पब्लिक की, पीपल की, सिटीजन्स की। इनकी सपोर्ट के बिना डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी पार्टी जो है पावर में नहीं आ सकती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कैन बी कंसिडर्ड एज द सोल ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की आत्मा के तौर पे भी हम इसको देख सकते हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो नेता चुने ही नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इलेक्शंस का ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंट मतलब सब क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन लड़ रहा है, और इट शुड बी इन अ फेयर वे, प्रॉपर वे में होना चाहिए। घपला होगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। अब आपको पता है कि आपने वोट डाला और जो भी व्यक्ति चुना गया, हमें पता है कि सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक हुआ है, बढ़िया से हुआ है, कोई इसमें घपले का कोई गुंजाइश नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें खुशी होगी कि भाई सब कुछ ठीक से हुआ है। भले फिर हमारा चाहिए कैंडिडेट हारा या जीता, बात की बात है, लेकिन अगर आपको पता हो कि भाई यही पार्टी जीतने वाली है, पहले से ही तय हो कि अंदर कुछ गड़बड़ है, तो फिर आप भले कितना भी अच्छा वोटिंग हो जाए, जब रिजल्ट ही पता हो, कोई मैच ही फिक्स है, तो उसमें खेलने का मज़ा ही नहीं आता भाई। आएगा मज़ा? पहले से ही पता भी हम जीतने वाले हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा खेलने में, क्योंकि आपको पता ही आप जीतने वाले हो। और अगर पता हो कि दूसरा ही जीतने वाला है तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट जाहिर है पहले से। रिजल्ट नहीं जाहिर हो तो हमें मज़ा आता है खेलने, फिर हम पूरा जोर लगाते हैं। तो उसी प्रकार निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है।